अब ये तो रही प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अब उसके सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक दिन में नहीं होगा, मैं खाली बता रहा हूँ सॉल्यूशन क्या है। इसको करना आपको, जो 10वीं में जिनके बच्चे हैं 1 साल आपको मौका मिलेगा स्कूल के थ्रू, घर पर आप जीवन भर करिए। जो 9th में उनको 2 साल का मौका मिलेगा मेरे गाइडेंस में करने का। जो 8th में पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को सुनेंगे उनको 3 साल का मौका मिलेगा। तो वो लोग चाहें तो अपने बच्चों को बहुत बेहतर कर सकते हैं 10वीं जाने तक। तो इसमें हमें क्या है कि जो क्या क्या करना है, तो मेन जो हमें करना है उनके इमोशंस को समझना है। जैसे आप अपनी भावना को समझते हैं, बच्चों की भावनाओं को भी समझना है। हर माँ को अपनी लड़की को सहेली जैसा बर्ताव करना है। हर पिता को अपने लड़के के साथ दोस्त जैसा बर्ताव करना है, पिता का रुतबा नहीं करना है। ऐसे ही माँ को माँ का रुतबा नहीं करना है। इस तरह से सहेली बन जाओ कि अगर कुछ उससे कहीं कोई लड़का भी पसंद आ रहा है तो आपसे शेयर कर सके कि मुझे ये लड़का अच्छा लगता है, इस लेवल। तब तो समझो आप सहेली बनी हैं। लेकिन अगर आप अपने मन से खुद को सहेली बोल रही और वो आपसे बात करने में डर रही है तो आप सहेली नहीं बने हैं। ठीक यही बात पिता पर भी लागू होती है कि उनका बेटा उनसे हर तरह की बात करे, और उसका तरीका एक ही है कि आपको ये सब शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको उसके साथ उस उम्र का होकर बात करनी पड़ेगी, खुलकर बात करनी पड़ेगी। किसी भी विषय पर, सेक्स वगैरह को भी लेकर खुलकर बात करनी पड़ेगी। आपको लगता है बच्ची वो कुछ जानती नहीं, 4th की 5th की बच्चियां सब कुछ जानती हैं, तो आप उनसे बात करिए तो आपसे वो खुल जाएंगी। जब आपसे खुल जाएंगी तो कभी कोई गलती भी करेंगी तो गलती होने से पहले आपको पता चल सकती है। यही हाल लड़कों का है। लड़कों के साथ ऐसा नहीं मैं माँ बाप में बांट रहा हूँ, पिता माँ कोई भी एक दूसरे के साथ, माँ भी चाहे तो बेटे के साथ अच्छे भी रिलेशन बना सकती है, उससे खुलकर बात कर सकती है, पिता भी। लेकिन हमारे भारत में जो सामाजिक संरचना है, परिवार की जो संरचना है, वो लगभग ऐसी है कि पिता से लड़कियां जैसे ही 14-15 साल की होती हैं दूरी बना लेती हैं। उनके दिमाग में आता है कि ये पुरुष है। पिता भी बेटी से दूरी बनाता है, उसके दिमाग में आता है ये बेटी तो है लेकिन औरत है। तो इस सोच से हमें बाहर आना होगा। बेटी को पहले बेटी की नज़र से देखना है, बाद में यह देखना है कि ये औरत है। ऐसे ही कोई औरत है, माँ है, तो बेटे को पुरुष बाद में देखे, पहले उसको ये देखे कि ये मेरा बेटा है। तो इस लेवल पे जब हम जाएंगे तो अपने बच्चों को भावनात्मक समझ पाएंगे। दूसरा, बच्चे अगर टेंशन में आपको दिख रहे हैं तो उनको डांटने के बजाय टेंशन क्या है, क्यों है, ये जानने की कोशिश करना होगा। और सोशल, जैसे आप लोग बोलते हैं वो लोग क्या कहेंगे, तेरा नंबर आएगा तो तेरे मामा क्या कहेंगे, तेरे मौसा क्या कहेंगे, तेरे पापा क्या कहेंगे, जो सोशल प्रेशर डालते हैं, ये डालने से बचना। ये सब और ब्रीफ में बताऊंगा जब 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपको फिर से बुलाऊंगा। अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सारी बातें, हमको धीरे धीरे ये करते रहना है। फिर जैसे परिवार में जो संबंध रखना है, जैसे मैंने पहले ही चर्चा कर दी कि बेटी के साथ किस तरह रहना है, बेटे के साथ किस तरह रहना है, इस पर हमें करना है। दूसरा, एक और जो आखिरी बात आपको एक और बता रहा हूँ, आखिरी नहीं, 5वां नंबर, कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब थैंकफुल होना। जैसे आपकी पड़ोसन आपको कुछ कर देती तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, सहेली कर देती है फ़ोन पर थैंक यू बोलते हैं, लेकिन देवरानी जेठानी एक दूसरे को थैंक यू नहीं बोलती, बहन बहन एक दूसरे को थैंक यू नहीं बोलती, भाई भाई एक दूसरे को थैंक यू नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए। उससे अपनापन बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। जो आपस में एक क्या बोलते हैं वो गलत फहमी है वो नहीं होगी। तो थैंकफुल जब आप होंगे स्वयं अपने ससुर के प्रति, सास के प्रति, आपके घर में जो भी बड़े हैं छोटे हैं उनके प्रति, तो आपका बच्चा आपके प्रति थैंकफुल होगा। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, जब मैं 50 साल का जिस साल हुआ, ऐसे ही मैं कहीं बोल रहा था, जैसे यहाँ बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मैंने यही बात कही कि हम दुनिया में कोई हमें एक पेन दे देता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ दे देता है, उसको हम थैंक यू बोलते हैं। लेकिन हमें ये जो शरीर मिला है, ये जो भी मेरा शरीर, जैसे मैं लंबा हूँ, मेरी जो हाइट है, मेरा जो कलर है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। मेरी माँ बहुत गोरी है, पिताजी हल्के सांवले थे, तो उसका मिश्रित रूप में हूँ। तो ये जो मेरी, जो मुझे जैसे कोई बोलता है सर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो उस समय मुझे मेरे माँ बाप याद आने चाहिए। ये नहीं घमंड हो जाना चाहिए कि मैं बड़ा अच्छा हूँ। उसमें मेरा रोल क्या है?
उसमें रोल है मेरे माता पिता का कि अगर उनके वजह से शरीर मिला है, ऐसे ही जो पढ़ाई लिखाई उनके वजह से मिली, जो समाज में इज्जत मिल रही उसमें मेरा भी रोल है, लेकिन मेन रोल तो उनका है। तो अगर मैं मेरे माता पिता के प्रति ही कृतज्ञ नहीं हूँ, थैंकफुल नहीं हूँ, तो आपका बच्चा जब देखेगा कि मेरी माँ जो है वो ससुर के प्रति, सास के प्रति कृतज्ञ नहीं है, अपने पिता नाना नानी के प्रति कृतज्ञ नहीं है, जेठ के प्रति कृतज्ञ नहीं, तो वो आपके प्रति कैसे कृतज्ञ होगा? कभी नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपका सम्मान करे, आप जैसे यही शिकायत हर माँ बाप की रहती है ना, मैं तेरे लिए फीस भरती हूँ, तेरे लिए टिफिन लाती हूँ, सुबह उठती हूँ तो कुछ मेरी वैल्यू ही नहीं करता। ये आपको भी करके दिखाना होगा, जिन जिन लोगों ने आपके साथ किया है, तब नहीं किया अब तो करो, उनको थैंक यू बोलो माँ बाप को जाके। तो वो जो बात मैं बता रहा बीच में कट गई, मैंने ये कहा कि मैंने कभी कोई माँ बाप को थैंक यू नहीं बोलता। उस समय मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे 2 महीना 3 महीना लग गया। कैसे पिताजी को थैंक यू बोलूं, जीवन में कभी उस तरह से बोला नहीं था। गांव की बात है, फिर मुंबई आए, वो एनुअल डे था, उसके एक दिन पहले फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसे मैंने पब्लिक के सामने कहा था, मैंने खुद ही अपने माँ बाप को भी थैंक यू नहीं कहा। घर में मैंने एक दिन शाम को 10:30 11 बज रहा था, पिताजी हॉल में लेटे थे, वहाँ आया, बच्चों को बुलाया, जो भी उस समय बच्चे थे, और उनके सामने रोने लगा। मैं रोना आ गया, रोने लगा, कुछ किया नहीं, रोना आ गया। और पैर पकड़कर मैंने उनसे यही कहा कि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला है, ये शरीर से लेकर हर चीज़ आपकी वजह से मिला है। दुनिया को मैं थैंक यू बोलता हूँ, आपके प्रति कभी कृतज्ञता व्यक्त नहीं की, तो उसके लिए सॉरी। और दूसरी एक और बात कि मुझे आपसे कोई कंप्लेन नहीं, बच्चों को देखो कंप्लेन रहती है, मुझे ऐसा चॉकलेट चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसे ही आपको भी कंप्लेन रहती है, बहुत सारे लोगों को होगी कि मेरे ससुर ऐसा कमाए होते तो ऐसा होता, मेरे पिता ऐसा शादी किए होते तो ऐसा होता। पुरुषों को शिकायत रहती है मेरे पिताजी उस जमाने में ये प्रॉपर्टी खरीदे होते तो ऐसा रहता, भाइयों को दे दिए, ऐसा किए। ये सब शिकायत से मुक्त हो जाना चाहिए। मैंने पिताजी से ये भी कहा, पिताजी मुझे आपसे कोई कंप्लेन नहीं है लाइफ में, मुझे आपने बेहतर से बेहतर दिया है, जो आप दे सकते थे, तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तो इस तरह से आपको भी अपने से बड़ों के प्रति, बड़ों से मतलब सिर्फ उम्र में बड़े नहीं, जो भी आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है उसके प्रति कृतज्ञ रहो, टीचर के प्रति कृतज्ञ रहो, स्कूल के प्रति कृतज्ञ रहो, किसी मंदिर जाते हो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहो, जिसका भी छोटा सा भी रोल आपके लाइफ में है उसके प्रति थैंकफुल रहो। जब ऐसा करते हुए आपका बच्चा देखेगा तो बिना कहे आपके प्रति वो कृतज्ञ हो जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। और अगर आप जीवन भर कहते रहेंगे मेरे प्रति हो जाओ, होगा नहीं। अब इसमें जैसे अब इसके बाद हमने क्या सोचा, ये तो मैंने बताया क्या क्या करना है, कैसे करना है वो अगली बार मैं आइडिया दूंगा कि बच्चों को भावनात्मक कैसे समझना है, बच्चा टेंशन में है तो कैसे जानना है, ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा 3 साल का कार्यक्रम है, इसमें 9th वाले 2 साल रहेंगे, 8th वालों को ज़्यादा मौका मिलेगा। अब जैसे अगली बार हम क्या करेंगे, बच्चों से 2 घंटे का काउंसलिंग करूंगा मैं, डॉक्टर बलवीर से बात करूंगा, मैं खुद उनको समझाऊंगा। ये सब चीज़ें भी मैंने बच्चों को भी नहीं बताई है, आपके बच्चों से जो किया है, एक दिन उनसे मीटिंग लूँगा कि ये प्रॉब्लम आपकी है। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, उनसे फेस टू फेस डॉक्टर बलवीर से भी बात कराऊंगा। मैं भी समय निकाल कर आमने सामने बच्चों से बात, मैं अभी भी कभी कभी करता हूँ, किसी बच्चों को देखता हूँ बहुत टेंशन रहता है तो ऑफिस में बुला के अभी भी बात करता हूँ, लेकिन अब वो थोड़ा और अच्छे तरीके से होगा कि मुझे भी नहीं पता इसलिए मेडिकल का काम है ये, तो एक डॉक्टर के साथ में काम कर रहा हूँ तो उनकी वजह से और अच्छे से हो जाएगा। फिर जो खुद के ऊपर बहुत प्रेशर बच्चे लेते हैं उसको कैसे ख़त्म करना है, कोई बच्चा बहुत जिद्दी है तो उसको कैसे ख़त्म करना है, किसी बच्चे में बहुत गुस्सा है तो उसको कैसे कम करना है। इसी तरह से पेरेंट्स को मुझे आप लोगों को भी बीच बीच में बुलाकर बताना है, टीचर्स को भी बताना है, खुद भी सीखना है। और ये जो 10वीं में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। अब यहीं से शुरुआत हो रही है, जो हम लोग बोलते हैं ना आज की दुनिया में किसी का किसी पे विश्वास नहीं है, विश्वास करने लायक नहीं है। वो कब आप आ रहा है, 16 साल की उम्र में आ रहा है। अब ये बच्चे जब अपने साथ पढ़ने वाले बच्चे भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, जबकि इसमें जो बच्चे हैं लगभग उसमें से 98% बच्चे पहली से 10वीं तक साथ पढ़े हैं। बचपन में उनको एक दूसरे पर विश्वास था, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं उनका एक दूसरे के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है। यही बच्चे माँ के प्रति विश्वास कम कर देंगे, यही बच्चे पिता के प्रति विश्वास कम कर देंगे, यही बच्चे दोस्त के प्रति विश्वास कम कर देंगे, भाई के प्रति। और हद तो अब इतनी हो गई है
कि पति पत्नी के प्रति विश्वास कम हो गया है, इसलिए कि यही बच्चे भविष्य में पति बनेंगे, यही बच्चियां भविष्य में पत्नी बनेंगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया की, विश्वास की कमी। जैसे आप लोग बात करते हैं ना कि आज भरोसा करने लायक नहीं, दुनिया में कोई किसी का भरोसा नहीं करता, तो हमारे जो सर्वे कर रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें भी ये बात निकल कर आई है कि 8वीं 9वीं के बच्चों में विश्वास की कमी कम है, 10वीं के बच्चों में अविश्वास की कमी ज्यादा हो गई है। इसका मतलब अब और बढ़ेगी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने ये कार्यक्रम लिया है। इस कार्यक्रम में आपको बार बार आना होगा, बार बार मतलब महीने 1.5 महीने के पहले नहीं बुलाऊंगा, इसलिए कि मुझे टीचर से भी यही काम करना है, उनके लिए अलग बातें करूंगा, यही बातें उनसे अलग करूंगा, बच्चों से अलग करूंगा, आपसे अलग करूंगा। अब आखिरी में इम्पोर्टेंट बात, एक प्रश्न है मेरे पास, ये 20-22 प्रश्न है। ये पेपर अभी आप जाते समय टीचर से लेकर जाना है, हर एक को ध्यान से सुनिए करना क्या है। इसमें जैसे एक प्रश्न है कि मैं अपने बच्चे को उसके भले के लिए कैरियर अपनाने के लिए प्रेरित करता हूं। अब ये प्रश्न आ गया तो सबसे पहले जैसे प्रश्न नंबर 3 है, सबसे ऊपर उत्तर लिखा है, तो उत्तर कैसे लिखना है बताता हूं। उत्तर में हाँ ना ऐसा कुछ नहीं लिखना, उत्तर में हर प्रश्न के 5 उत्तर हैं। पहला उत्तर है कभी नहीं, दूसरा उत्तर है शायद कभी, शायद ही कभी, तीसरा है कभी कभी, चौथा है अक्सर, पांचवा है हमेशा मुझे इस बात की चिंता रहती है। तो एक प्रश्न लो, वहां पे ऐसे ही आंख बंद कर लो, सोचो बार बार, यहाँ पर उत्तर के आसपास आ जाओ। तो जो उत्तर सही लिखे उसके सामने, जैसे कभी नहीं तो उसके सामने 1 लिखा है, तो उस प्रश्न के सामने खाली वहां 1 लिख देना है। कहीं पर आपको दूसरा वाला सही लिख रहा है, वहां 2 लिख लेना है। ना समझ में आए तो सविता मैम से, मुझसे आकर ऑफिस में आप पूछ सकते हैं कि उत्तर कैसे लिखना है। लेकिन इस प्रश्न पत्र को 10 मिनट में नहीं भरना है, आपको मैं 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। एक दिन खाली 5 ही प्रश्न करो, खूब सोचो, जो आपको लगे वही भरो। दूसरा, जैसे पत्नी भर रही है तो पति से सलाह ना ले कि मुझे क्या भरना चाहिए, पति भर रहा है तो पत्नी से सलाह ना ले, अपना व्यक्तिगत जो दिमाग में चल रहा है। आपको अपना नाम नहीं लिखना पेपर पे, अपने बच्चे का नाम नहीं लिखना, कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखना जिससे पता चले कि किसने मुझे पेपर दिया है। मैं खुद ऐसा जानबूझकर कर रहा हूँ ताकि आप वही लिखो जो आपके मन में चल रहा है। इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको तकलीफ दे। उन प्रश्नों से फिर मुझे उत्तर चलेगा कि कितने पेरेंट्स डिप्रेशन में हैं, कितने पेरेंट्स ठीक हैं। जो बच्चों का मैंने पता किया है वही आपका भी पता चलेगा। लेकिन कब पता चलेगा? जब आप बीमारी छुपाओगे नहीं, बताओगे। आपके मन में चल कुछ रहा है, उत्तर दोगे कुछ, मुझे कैसे पता चलेगा कि उत्तर, फिर आपका सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं जिससे आपकी इमेज बने या बिगड़े। आपको अपना नाम नहीं लिखना, यहाँ तक कि अक्षर ही नहीं लिखना है पूरे 3 पेज में। ये हैंड राइटिंग आपका कोई जानता भी नहीं है। 1 2 3 4 5 कोशिश करना। इंग्लिश में संभव, इंग्लिश में 1 2 3 4 5 लिखना, हिंदी में भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये आप पेपर मुझे दे देंगे तो 15-20 दिन लगेगा, महीना भी लग सकता है, इसका रिजल्ट आ जाएगा कि कितने पेरेंट्स खुद डिप्रेशन में हैं, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की लेकर बहुत चिंतित हैं, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको इस बात की चिंता नहीं कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है या नहीं, इस बात की चिंता है कि मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। ध्यान से सुनिए, 2 चिंता होती है। एक होती है बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, एक चिंता होती है मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं। वैसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा होकर भी पढ़ने में कमजोर, मैं इतना ध्यान देती हूँ, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर तो है नहीं, खाली टिक करना है। 3 दिन टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि 3 दिन में आराम से आप इसको भरना, कोई पेपर घुमाएगा नहीं। पेपर भर के ऑफिस में आके सबमिट करना है, बच्चे से नहीं भेजना है। बच्चा मिसिंग करेगा, कुछ भी करेगा। जब भी आपको सुबह से लेकर शाम तक जब भी टाइम मिले, कोई सविता से मिलने की जरूरत नहीं, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं, ऑफिस में काउंटर पे जो भी रहेगा दे के चले जाइए। खाली क्लास लिख दीजिएगा ऊपर, सबसे ऊपर जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है वो लिख देना। तो मुझे ये पता चलेगा कि 9th के पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, 10th के, उसमें भी जैसे बच्चों का अलग अलग पता चला तो ऐसे ही पेरेंट्स का भी पता चलेगा। तो 8th का कल बताया था, क्लास खाली लिखना है ऊपर, सबसे ऊपर क्लास।
8वीं है तो 8वीं, 9वीं है तो 9वीं, 10वीं 10वीं। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखना है। पेपर सभी यहाँ से अभी लेकर जाएंगे। जो पेरेंट्स नहीं आए हैं, कुछ लोग वीडियो देखकर आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप और पेरेंट्स को इंकरेज करना कि वो सर का वीडियो भी देखिए, चैनल पे आएगा, और जाकर वो पेपर लीजिए और भरिए। सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर बलबीर चंडीगढ़ में रहते हैं, बड़े आदमी, उनके पास बहुत सारे काम हैं, फिर भी अपने स्कूल जैसे ऐसे स्कूल को वो हेल्प कर रहे हैं। उनको चार्ज भी देना है, क्या देना है वो भी कुछ ऐसी बात नहीं हुई है। तो 3 साल का चलने वाला काम है, जब पूरा बनेगा तो पूरा एक रिसर्च होगा। हो सकता है ये रिसर्च आने वाले समय में स्कूल में 10-20 साल तक काम आता रहे। हर बार हमको नहीं करना पड़ेगा बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, या करना भी पड़ेगा तो हमें ये भी पता चलेगा कि 10 साल पहले भारत में बच्चों की ये प्रॉब्लम थी, 10 साल बाद अब ये प्रॉब्लम हो गई, ये सॉल्व हो गई है। तो ये बहुत बड़ा वर्क है, और मुझे इसलिए ज़्यादा काम है कि जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग किस तरह सुन रहे हैं ये भी मैं वॉच कर रहा हूँ कि कितने लोग इसको इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, कितने लोग ये सोच रहे हैं कि कब ये बंद हो और हम घर जाएं। तो ये भी मेरा काम इस समय चल रहा है कि जैसे मेरा काम है बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है चेक करना, ऐसे इस समय जब आप बात करें तो मैं दोनों तरफ देख रहा हूँ। ये भी मुझे देखना है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे तो मुझे उससे नाराजगी नहीं, उस पेरेंट से मुझे ये पता चलेगा कि इतने पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनको इस बात में इंटरेस्ट भी नहीं है कि उनका बच्चे के बारे में कोई बात कर रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है, फिर भी उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो ये उस पेरेंट्स की गलती नहीं है। जैसे किसी मैंने कहा ना शुगर हो गया तो उसको हो गया, उसकी गलती नहीं। तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब मुझे पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट नहीं है तो मैं दवा देने में ये कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ करूं कि अगली बार मीटिंग में उसका इंटरेस्ट आ जाए। गुस्सा करना नहीं, उसके प्रति इंटरेस्ट आ जाए, उसको बुरा सोचना नहीं, बुरा और अच्छा से हमें बाहर आना है। किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी को अच्छा नहीं समझना है, ये समझना है जो उचित है वो होना चाहिए। बुरा अच्छा नहीं, कोई पेरेंट्स नहीं, जिसे कोई पेरेंट्स नहीं आया उसको मुझे बुरा नहीं कहना है। ये मुझे पहले से पता था कि पेरेंट्स नहीं आएंगे, इसलिए 5-6 बार कहलवाया, मुझे पहले से पता था। मुझे जो माइक पर गुस्सा आया इसलिए आया कि मेरी गलती थी। वो मेरी गलती क्या थी कि मैं 9 बजे आ गया था, 9 बजे आते ही मुझे राजेंद्र सर से बोलना चाहिए था माइक चेक करो। मैं हर चीज में अपनी गलती ढूंढता हूँ। अभी भी मैं इनको नहीं बोलूंगा कि माइक नहीं था। अगली मैंने सबक क्या लिया कि अगली बार आते ही माइक मैं खुद चेक कर लूंगा, नहीं तो किसी बोलूंगा माइक चेक करके फिर मुझे बुलाना। उनको मैं कितना दिन सुधारूंगा। कल को हो सकता है मेरी लाइफ में राजेंद्र सर ना रहे, कोई और टीचर आ जाए, मैं ही मेरी लाइफ में रहूंगा। आप सब भी आपके लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ में आप ही रहेंगे। टीचर बदलते रहेंगे, स्कूल कॉलेज बदलता रहेगा, आपका बच्चा और आप ही हमेशा रहेंगे। तो आप टीचर को सुधारने मत जाया करो, स्कूल को सुधारने मत जाया करो, बता दो जो प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादा ध्यान वहां मत लगाओ। ज्यादा ध्यान लगाओ खुद पर, अपने बच्चे पर, इसलिए कि सुधार वहां आप कर सकते हो, स्कूल में खाली आकर बोल सकते हो, कर नहीं सकते। ऐसे ही मैं जो कुछ कर सकता हूं मैं कर सकता हूं, आपको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो हो भी नहीं होंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है कि हिम्मत ना हारना, नहीं भी सुन रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं तो भी करना। इसलिए वीडियो बना रहा हूं। सोचो क्यों, मुझे पता है कि आधे से ज्यादा पेरेंट्स नहीं आएंगे तो वीडियो बनाओ। अब वीडियो भी नहीं देखेंगे तब मैं सोचूंगा कि अब क्या करना चाहिए। तो इस लेवल पर मैं तैयार रहता हूं पहले से कि मुझे गुस्सा नहीं हो जाऊं तुम नहीं आए। ये तो मुझे 10 साल से पता है कि पेरेंट्स नहीं आते, तो इसमें गुस्सा क्या करना। 20 साल से पता है। ओपन डे में थोड़े आ जाते हैं, अरे मातृ पितृ पूजन मुझे कराना होता है, आप लोगों की आरती। वैसे आपकी कोई आरती करता नहीं, मैं जानता हूँ, साल भर में एक बार होती है स्कूल में, वो भी आपको कराना अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसलिए नहीं अच्छा लगता कि आप खुद किसी की आरती नहीं करते, करते भी हैं तो उसकी करती हैं जो कभी रिस्पॉन्स नहीं करता भगवान की, चाहे उसकी फोटो की करे चाहे मूर्ति करें। किसी जीते जागते इंसान की आप करते नहीं। जिस दिन जीते जागते इंसान की आरती करेंगे और उसका चेहरा देखेंगे, जो प्रसन्नता आपको मिलेगी तो अगली बार मन करेगा अपनी भी कराऊं, किसी जीते जागते इंसान की भी आरती करो। आपके बच्चों से आपकी आरती करवाता हूँ, आप नहीं आते तो मुझे खेल खेलना पड़ता है। खेल क्या खेलता हूँ, कई साल से, इस साल बता दे रहा हूँ तो गड़बड़ मत कर देना। ओपन डे के दिन में मातृ पितृ पूजन रखता हूँ। अब
नहीं तो पहले मैं 14 जनवरी को रखता था, अब 14 जनवरी नहीं रखता, पेरेंट्स ही नहीं आते। तो अब मैं क्या करता हूँ, ओपन डे रखता हूँ। जब पेरेंट्स आ जाते हैं तो यहाँ बच्चों को रेडी किया रहता हूँ। मुझे भी पता है जैसे ही कॉपी देखेगा भागेगा और रुकेगा नहीं, तो जल्दबाजी में उसके आरती जबरदस्ती कर दो। ये माता पिता हैं तो बच्चे कैसे होंगे? तो जबरदस्ती आरती भी करवानी पड़ती है आपकी, उसके लिए दिमाग चलाता हूँ। तो जो लोग वीडियो भी नहीं देखेंगे, आपके कहने पर भी नहीं आएंगे, कोशिश करूंगा कुछ घरों में भी चला जाऊंगा। मैं इसके पहले भी कर चुका हूँ। मैं आज के 8-10 साल पहले एक पेरेंट्स थे मेरे पास, ठाकुर सरनेम था, चूंकि बच्चे बहुत बड़े होंगे, उसमें से एक बच्ची दुनिया में नहीं रही, बहुत साल पहले की बात है, कैंसर से बेचारी गुजर गई। तो वो 10वीं में पेपर था, प्रैक्टिकल वो लोग देने नहीं आए, तो मैं और संजय सर उसको घर से बुलाने गए थे, श्री राम के पास वो रहती थी। तो ऐसा मैं कई बार जीवन में किया हूँ कि बच्चों, अब तो बहुत स्टाफ हो गया तो दूसरों को भेजता हूँ। पहले जब टीचर थे तो मैं खुद ही बुलाने उलाने चला जाता था, भाई तुम्हारा आज पेपर है, चले चलो पेपर देने। तो मैं पेरेंट्स के पास भी जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले भी कर चुका हूँ, अभी भी कर लूँगा। तो देखते हैं, आप लोग इनकरेज करना, लोगों को वीडियो देखें और सब लोग आकर पेपर लें। आपने काफ़ी देर तक बात सुनी, और सुनना इसलिए जरूरी था कि ये ऐसा काम है कि ये पहली मीटिंग थी ढंग से। अगली बार आधे घंटे में मैं कोशिश करूंगा, जो पॉइंट्स रहेंगे लिख कर रखूंगा और शॉर्ट में आपको बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।